डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा को खिड़की के पास किसी के दिखने के बाद ठाकुर सम्राट सिंह जी खिड़की की ओर जाकर उसे बंद कर देते हैं और वापस प्रोफेसर मिश्रा के पास आ जाते हैं। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा के पास आकर उनकी सिरहाने बैठ जाते हैं और खिड़की की तरफ देखते हुए प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, प्रोफेसर साहब रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहाँ, आपके मन का भ्रम होगा। इतने दिन से बहुत सारी ऐसी चीज चल रही है ना, तो हो सकता है कि उसी वहम की वजह से आपको ये सब दिखाई दे रहा हो। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, नहीं ठाकुर साहब, वहम नहीं हो सकता। मुझे पहले आवाज़ें आ रही थी, आंखें खोलकर देखा तो सामने ये सब। प्लीज़ यहाँ उस जल का छिड़काव कर दीजिए और मुझे सौरभ से बात करनी है अभी। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा के बैग से वो जल निकालते हैं और उस खिड़की के पास जाकर छिड़काव कर देते हैं। चाहे ठाकुर साहब माने या ना माने, पर अंदर से उनको भी फील हो रहा था कि शायद ऐसा कुछ है। प्रोफेसर मिश्रा अपना फ़ोन उठाकर सौरभ को कॉल कर देते हैं और सौरभ प्रोफेसर मिश्रा की कॉल देखकर तुरंत कॉल भी उठा लेता है। हालांकि सौरभ सानवी के साथ ही होता है। प्रोफेसर मिश्रा का फ़ोन उठाते ही सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, हेलो सर, आप ठीक हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई थी। प्रोफेसर मिश्रा घबराई हुई आवाज़ में सौरभ से कहते हैं, हाँ सौरभ, अभी ही बात हुई थी, लेकिन अभी कॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था मुझे। तुम यकीन नहीं करोगे कि अभी अभी क्या हुआ है। यहाँ जिस कमरे में मैं हूँ, मुझे उस खिड़की के बाहर कोई दिखा था और उसका फेस हूबहू राजा सूरसेन के जैसा था। प्रोफेसर की बात सुनकर सौरभ सोफे से उठ जाता है और थोड़ा सा दूर जाकर प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, सर क्या कह रहे हो? आप 100% श्योर है कि वो सूरसेन ही थे या फिर आपको कोई वहम हुआ है? प्रोफेसर मिश्रा परेशान होकर सौरभ से कहते हैं, तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं मान रहे हो? मुझे कोई वहम नहीं हुआ सौरभ। तुम्हें तो पता है मैं इन सब चीज़ों से ऐसे डरता नहीं कि मुझे वहम हो जाए, और यकीन करने या ना करने जैसी वाली बात तो है ही नहीं। और वैसे भी हमें तो पता ही है ना कि हवेली हॉन्टेड है। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा की बात सुनकर काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि सानवी के साथ भी ऐसी ही कुछ घटना हुई थी। लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि प्रोफेसर मिश्रा जानते थे कि उन्हें कौन दिखा है, जबकि सानवी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, ठीक है सौरभ, मुझे लगता नहीं कि किसी को भी मेरी बात पर यकीन होगा। मैं फ़ोन रखता हूँ, अभी कुछ देर बाद तुम्हें कॉल करूँगा। इतना बोलकर प्रोफेसर मिश्रा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं और चुपचाप लेट जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से आखिर ये सब क्या होने लगा है। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ठाकुर सम्राट सिंह जी उस खिड़की पर सारी अभिमंत्रित वाली क्रियाएं करने के बाद प्रोफेसर मिश्रा के पास आते हैं और कहते हैं, प्रोफेसर साहब, हमने उस खिड़की के पास सारी क्रियाएं कर दी हैं। हमें अब आपकी बातें सुनकर घबराहट हो रही है। ठाकुर सम्राट सिंह जी पास पड़ी डायरी उठाकर उसमें कुछ लिखते हैं और प्रोफेसर मिश्रा के सामने रख देते हैं। प्रोफेसर मिश्रा जैसे ही उस डायरी को उठाकर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, प्रोफेसर साहब, अब हमें लगता है कि हमें जल्द ही हवेली को अभिमंत्रित कराना चाहिए, क्योंकि ये जो अब घटनाएं होने लगी हैं ये सामान्य से कुछ ज़्यादा ही अजीब है। हम ये सब और टॉलरेट नहीं कर सकते। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट के जवाब में उस डायरी पर लिखते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है ठाकुर साहब, हमें हवेली को अभिमंत्रित तो कराना ही चाहिए, लेकिन शायद ये सब मेरे यहाँ आने की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि कोई भी बुरी शक्ति कभी भी नहीं चाहती कि उसके बारे में कोई जाने, और उसे लगने लगता है कि कोई उसके बारे में उतने से ज़्यादा जान गया है जितना उसे जानना चाहिए, तब विनाश होना संभव है। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा के जवाब में लिखते हैं, प्रोफेसर साहब, आप खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। आप तो खुद ही मुसीबत में पड़ गए हैं और वो सब हमारे इस हवेली की वजह से है। लेकिन यकीन मानिए, इस हवेली में जो भी आत्माएं हैं उन्होंने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बशर्ते जो वो चाहते हैं वैसा ही अगर होता रहे तो। आज से पहले हमने कभी ऐसी बात सुनी ही नहीं। प्रोफेसर मिश्रा कुछ देर सोचने के बाद डायरी में दोबारा से कुछ लिखते हैं, ठाकुर साहब, जो नीचे तस्वीर थी क्या उसमें आपके सारे पूर्वज थे? ठाकुर सम्राट सिंह जी डायरी में लिखते हैं, नहीं, वो सिर्फ वो लोग थे जो राजा बने थे। जो राजा नहीं बने उसमें उनकी तस्वीर नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि उन सभी की तस्वीर पुरानी वाली हवेली में है, लेकिन वहाँ जाने की ज़रूरत कोई नहीं करता। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से डायरी में लिखकर पूछते हैं,
तो क्या ठाकुर साहब नीचे जो तस्वीरें हैं उसमें युवराज अंगद की भी तस्वीर नहीं? ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा के सवाल में जवाब लिखते हैं, नहीं उसमें नहीं है, लेकिन हाँ उनकी तस्वीर पुरानी हवेली में ज़रूर है। आप जल्दी ही ठीक हो जाइए, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके ठीक होते ही हमें वो किताब भी निकालनी है, लेकिन उससे पहले इस हवेली को अभिमंत्रित करने के लिए हमें पुरोहित जी को बुलाना होगा। उधर जोधपुर में सौरभ के घर प्रोफेसर मिश्रा से बात करने के बाद सौरभ काफ़ी घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। महाराज सूरसेन, उनका दिखाई देना, बात काफ़ी पेचीदा होती जा रही थी। सानवी सौरभ से पूछती है, क्या हुआ सौरभ, क्या कह रहे थे सर? वो ठीक तो है ना? सौरभ सानवी से कहता है, हाँ सानवी सर बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो और चुपचाप आराम से आंखें बंद कर लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और बाकी किसी की भी चिंता मत करो। सौरभ का मन कर रहा था कि सारी बातें सानवी के साथ शेयर करे। उसके मन में बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा था, लेकिन वो सानवी को टेंशन नहीं दे सकता था। पहले से ही सानवी इतनी ज़्यादा परेशान थी। उसके ऊपर खिड़की के बाहर किसी का दिखाई देना, ये सब नॉर्मल तो नहीं था। सानवी पैर ऊपर मोड़कर सौरभ के कंधे पर अपना सर रखकर चुपचाप लेटी थी। काफ़ी सहम चुकी थी वो, इतने सालों में ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। तभी अचानक से दरवाजे पर खटखटाहट होती है। सौरभ उठकर दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे के अंदर से ही पूछता है, कौन है? बाहर से पुरोहित जी की आवाज़ आती है। वो कहते हैं, सौरभ हम हैं स्वामी जी। पुरोहित जी की आवाज़ सुनकर सौरभ तुरंत दरवाज़ा खोल देता है और पुरोहित जी को अंदर बुलाता है। सौरभ पुरोहित जी से पूछता है, स्वामी जी क्या अभिमंत्रित किए हुए घर में भी भूत प्रेत आ सकते हैं, या मंत्रों का जो जाल है वो कमज़ोर हो सकता है? पुरोहित जी सौरभ से कहते हैं, हाँ बेटा हो सकता है कमज़ोर। कभी कभी जो काली शक्तियाँ होती हैं वो भी मंत्रों का उपयोग करती हैं, जिसकी वजह से जो तंत्र मंत्र होता है वो एक दूसरे पर भारी पड़ता ही है। कभी नकारात्मक सकारात्मक पर, तो कभी सकारात्मक नकारात्मक पर। हम किसी के मंत्रों को ज़्यादा ताकतवर नहीं मान सकते। सौरभ पुरोहित जी से पूछता है, तो स्वामी जी इसका मतलब कि वो शक्ति हम पर भारी पड़ रही है? पुरोहित जी सौरभ से कहते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, हाँ लेकिन कुछ हद तक वो हमारे मंत्रों को काट रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि उसको मंत्रों को काटने के लिए हमारा मतलब तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ता है, और सभी बुरी शक्तियाँ पूरी तरह से तंत्र मंत्र नहीं जानती। सहसा ही सौरभ के मुख से निकल जाता है, पर कोई तांत्रिक तो जानता होगा ना? पुरोहित जी सौरभ की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने, तांत्रिक? सौरभ पुरोहित जी से कहता है, स्वामी जी कुछ नहीं, आप दोबारा से मंत्रोच्चारण करके घर को अभिमंत्रित कर दीजिए। घर का एक एक कोना, और मंत्रों का कितना भी जाल बनाना पड़े, बस वो आत्मा उसे काट ना पाए। सौरभ ने स्वामी जी को तो टाल दिया था, लेकिन सौरभ पूरी तरीके से कुलधारा वाली थ्योरी में चला गया था, जहाँ वो तांत्रिक ही सब चीज़ों का करता धरता था, जिसने चित्रा को पाने के लिए पूरे राज्य को तबाह कर दिया था। सौरभ ने अपने आप को उस सोच से बाहर निकाला और सानवी के पास आ गया। सौरभ ने सानवी से कहा, सानवी अगर थक गई हो तो तुम कमरे में चलकर आराम कर सकती हो, और यकीन मानो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सानवी सौरभ से कहती है, नहीं सौरभ मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं अकेले वहाँ कमरे में नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आवाज़ों तक तो ठीक था, चीज़ों का पहले जैसा होना भी ठीक था, लेकिन जो आज हुआ है उसके बाद मैं एक मिनट भी अकेले नहीं रह सकती। पुरोहित जी सानवी के पास आते हैं और सानवी से कहते हैं, बेटा अपना हाथ आगे बढ़ाओ। सानवी स्वामी जी के कहे अनुसार अपना हाथ आगे कर देती है और स्वामी जी उस पर एक रक्षा धागा बांधना शुरू करते हैं। हर एक चक्कर के साथ वो एक मंत्र पढ़ रहे थे, और रक्षा धागा बांधने के बाद उन्होंने एक लॉकेट सानवी को दे दिया। पुरोहित जी ने सानवी से कहा, बेटा इस लॉकेट को अपने गले में पहन लो और इसे कभी उतारना मत, और हाँ ये रक्षा धागा भी हमेशा तुम्हारे हाथ में ही रहे, कभी इसे मत निकालना। सानवी बिल्कुल वैसे ही करती है, और इसके बाद पुरोहित जी सौरभ की ओर बढ़ जाते हैं। पुरोहित जी सौरभ के पास जाकर सौरभ से पूछते हैं, बेटा आखिर आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम लोग इतने परेशान हो? सौरभ पुरोहित जी को बताता है, स्वामी जी और दिन क्या हुआ था ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है, लेकिन आज जब हम किचन में थे हमारी किचन की खिड़की खुली हुई थी। सानवी ने खिड़की के पास किसी को खड़ा देखा, और जब मैंने देखा तो वहाँ कोई मुझे दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन सानवी तब भी लगातार कह रही थी कि वहाँ कोई है। पुरोहित जी सौरभ से कहते हैं, बेटा सौरभ
हो सकता है वो वही हो और तुम्हें ना दिखाई दिया हो। ये सब ग्रहों का खेल होता है। जिस इंसान के ग्रह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ना, ये नकारात्मक शक्तियाँ उसे कुछ ज़्यादा ही दिखाई देती हैं, और जिसके ग्रह मजबूत होते हैं उसे नहीं। और सौरभ, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ एक बार पूजा कर लेनी चाहिए। और हाँ, सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर चारों ओर हमें अभिमंत्रित करना ही चाहिए। सौरभ पुरोहित जी से कहता है, स्वामी जी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कर लीजिए, बस सब कुछ ठीक हो जाए। क्या सौरभ का उस कुलधारा वाले तांत्रिक के बारे में सोचना बिल्कुल सही है? क्या सच में प्रोफेसर मिश्रा को महाराज सूरसेन की रूह ही दिखी थी? आखिर क्या है राज इन सब के पीछे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता ओरोजन का।